चुका है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज 5 का प्रहार का मुद्दा है जेजेएम घोटाला, बड़ी मछलियों पर शिकंजा। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी के बाद अब एसीबी ने भी केस दर्ज किया है। जल जीवन मिशन घोटाले में महेश जोशी समेत 22 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले में ईडी और सीबीआई भी जांच कर रही है। अब एसीबी जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री महेश जोशी को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसीबी ने जल जीवन मिशन के बिल पास करने के एवज में रिश्वत का लेन देन करते ठेकेदार और पीएचडी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि कई जगहों पर बिना पाइपलाइन बिछाए भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दी। गहलोत सरकार में महेश जोशी जलदाय मंत्री थे, जिनकी मुश्किल अब बढ़नी तय लग रही है। रिपोर्ट पहले देखते हैं, चर्चा फिर करते हैं। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। महेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज। जल जीवन मिशन में करप्शन के आरोप। पीएचडी के अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की होगी जांच। 22 लोगों की आई, उस पर हमने प्रकरण दर्ज किया। जेजेएम घोटाला, बड़ी मछलियों पर शिकंजा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। विकास सोमानी जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सीएल यादव साहब जुड़ेंगे बहुत ही जल्द हमारे साथ, पहला सवाल उन्हीं से लेने की कोशिश थी। अनिल गोठवाल साहब पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं आशुतोष जी आपसे समझने की कोशिश करता हूं, ये पहले केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी की भी जांच चल रही थी, अब एसीबी की भी जांच हो गई है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसको किस तरह से देखा समझा जाए? देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले जून 2023 में जल जीवन मिशन घोटाले को उजागर किया और इसमें लगातार अनियमितताओं की शिकायतें मिली और अनियमितता भी इस कदर तक की, इस हद तक की कि बिना पाइपलाइन डाले पाइपलाइनों के बिल उठाए गए, करोड़ों रुपए का जल जीवन मिशन घोटाला हुआ। तो ऐसे में महेश जोशी और विभाग के अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां तो अपनी कार्रवाई कर रही थी। ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया, सीबीआई भी लगातार इस मामले पर अपनी इंक्वायरी कर रही थी। लेकिन ऐसे में भजनलाल सरकार ने एसीबी को इस मामले में अनुमति देकर के, जो राज्यपाल ने गवर्नर ने एसीबी को परमिशन दी कि महेश जोशी और विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। निश्चित तौर पर इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर अगर समझे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा था जल जीवन मिशन घोटाला, उसमें उसको एक कामयाबी मिलती हुई दिख रही है कि जिस तरह के आरोप उसने लगाए थे उन आरोपों में कुछ सच्चाई दिख रही है, जो जांच एजेंसियां लगातार गिरफ्तारी कर रही हैं और केस दर्ज कर रही हैं। दूसरे तरीके से अगर समझा जाए तो महेश जोशी या कुल मिलाकर कहेंगे कि गहलोत सरकार एक बार फिर से एक ऐसे कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी उस पर पिछले 5-6 साल से लगातार लगाती आई कि यह सरकार नहीं बल्कि घोटाले में आकंठ में डूबी हुई एक ऐसी सरकार थी जिसके लिए तमाम तरह के घोटाले जिस सरकार में हुए। आशुतोष जी मेरे साथ अभी जुड़ेंगे जब कांग्रेस के मेहमान, तो शायद वो 1-2 बातें अपनी तरफ से जब रखेंगे तो यही कहेंगे कि इस पूरे मामले में एसीबी ने सबसे पहले जो गिरफ्तारी की थी वो गहलोत सरकार के शासनकाल में की थी। दूसरी चीज वो ये भी कहेंगे कि अब उपचुनाव है, ऐसे वक्त में वो ये एसीबी से केस दर्ज करवा रहे हैं। तीसरी बात वो ये कह सकते हैं कि इतने लंबे समय से पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। महेश जोशी को आप कह रहे हैं कि वो बड़ी मछली है, मगरमच्छ है, तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये सब बस नूरा कुश्ती है। ये 3 तर्क उनके आएंगे सामने। वैसे जुड़ चुके हैं सीएल यादव साहब, लेकिन जवाब आप दीजिए पहले। देखिए रविंद्र जी, आपको पता है कि किस तरह के पिछले 5-6 माहौल में किस तरह की आचार संहिताएं थी और तमाम सरकारी एजेंसियों के काम करने के तरीके भी हमको पता है। ईडी ने लगातार कई बार उनको तलब किया, कई बार नोटिस दिया और उन्हें तबीयत का बहाना देकर के ईडी की कार्रवाइयों से बचने की कोशिश भी की। तो यह आरोप कि सरकार ने 8-9 महीने के अंदर क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों गिरफ्तारी नहीं की, ये हम समझ सकते हैं कि जांच एजेंसियां बिना किसी सबूत के, बिना किसी ग्राउंड के अरेस्टिंग नहीं कर सकती है या केस दर्ज नहीं कर सकती।
सकती हैं। उनको तमाम कागजात जुटाने पड़ते हैं, वो तमाम पुख्ता सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं जिनके खिलाफ किसी भी मामले में कार्रवाई की जाती है। तो निश्चित तौर पर यह कोई बहुत इतना लंबा समय नहीं है कि इस पर आप ये कहें भजनलाल सरकार को घेरने की कोशिश करें कि भजनलाल सरकार ने क्यों देर से कार्रवाई की। मुझे लगता है कि शायद जांच एजेंसियां और भारत में जिस तरह की जांच एजेंसियों की वर्किंग है, ऐसे में यह समय बहुत ज्यादा नहीं है। सीएल यादव साहब, ईडी, सीबीआई और अब प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और राजस्थान के इतिहास में सर पहली बार है ये कि किसी एक विभाग के, किसी एक मंत्रालय के, किसी एक डिपार्टमेंट के इतने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बधाई देंगे, पीठ थपथपाएंगे राज्य सरकार की इस कोशिश को लेकर, इस मुहिम को लेकर, इस कवायद को लेकर। रविंदर जी, जो मेरे सवाल थे वो आपने खुद में ही रेज कर दिए। और वास्तविकता क्या है, आपने भाजपा का और ये डबल इंजन की सरकारों का मुखौटा उतार के रख दिया आपने 3 सवाल रेज करके। आपको पता है कि जब जब चुनाव आते हैं, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। और ये पिछले 10 साल से 11 साल से यही हो रहा है। यही जेजेएम में हुआ, जब चुनाव आए ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, क्योंकि उस टाइम एसीबी इनके हाथ में नहीं थी। यदि कोई जांच एजेंसी निष्पक्ष कार्रवाई करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। जेजेएम में जो भी दोषी है, जो भी भ्रष्टाचारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष होती है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एक को अजीत पवार जी को चक्की पीसिंग और वो उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। एक कांग्रेस के नेता को है जो एक लॉटरी घोटाले में जेल में डालने वाले थे और वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं आसाम के। एक नेता को बंगाल में चिटफंड घोटाले में जेल में डालने वाले थे, ये भाजपा के। अरे रविंद्र जी, एक मिनट आ रहा हूं विकास जी, एक मिनट जरा इनको एक मिनट विकास जी, जरा ये अब दाएं बाएं जो भी बातें बोल रहे हैं एक बार थोड़ा सा बोलने दीजिए, फिर मैं काउंटर सवाल करूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आपसे भी करूंगा, इनसे भी करूंगा। जी यादव जी, हजारों उदाहरण है, जब जब चुनाव आते हैं इनकी बौखलाहट बढ़ जाती है। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि बटोगे तो कटोगे, दुर्भाग्य इस देश का प्रधानमंत्री। सीएल यादव जी, मैंने आपसे सीधा यह सवाल किया था, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक विभाग के सबसे ज्यादा अफसर अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये आपकी कांग्रेस की सरकार के शासनकाल में हुआ, ये ऐसी हवा में तो नहीं हुआ होगा। गिरफ्तारियां भी ईडी और सीबीआई, ईडी की तरफ से गिरफ्तारियां भी हो चुकी है इस मामले में। अरे कुछ सफाई तो दीजिए, बताइए तो सही, ये गलत किया है सब कुछ। हाँ, जमानत क्यों नहीं मिली फिर? पिछले 10 साल से देख रहे हैं, भाजपा जब जब गिरती है, जब जब चुनाव हारने की नौबत आती है, ईडी आ जाती है, इनकम टैक्स आ जाता है, चुनाव आयोग आ जाता है। जो ये सामने सच्चाई आ रही है सीएल यादव साहब की, बिना पूरा काम हुए पाइपलाइन बिछे ठेकेदारों को पेमेंट कर दी गई अधिकारियों की तरफ से, और बाकायदा दलाल भी इसमें इन्वॉल्व थे। दलाल इन्वॉल्व थे जो ठेकेदारों को और अधिकारियों का रामाशामा करवाते थे, उनका मेल मिलाप कराते थे। रविंदर जी, महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का। अरे छोड़िए ना महाराष्ट्र, आप आ जाइएगा। महाराष्ट्र में अगर हुआ है, आपकी सरकार आएगी, ठीक है, आपकी सरकार आएगी, महाविकास अघाड़ी की, अगर आपको लग रहा है तो जनता चुनेगी उसको। केस है अशोक चौहान का केस आपके सामने है। जब जब चुनाव आते हैं, मैं नहीं, जनता समझ नहीं पा रही आपके इस जवाब से कि आप उस एग्जाम्पल को, उस उदाहरण को यहां राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले के संबंध में रखकर क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या सफाई दे रहे हैं महेश जोशी को लेकर कि वो निर्दोष हैं? आपका एक भी तर्क समझ में नहीं आया। हम इंतजार कर रहे हैं एजेंसियों के निष्पक्ष कार्रवाई की। निष्पक्ष कार्रवाई नहीं है, चुनाव सिर पे है, 13 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। बाइज्जत बरी कर देंगे अगर महेश जोशी को सबूत होते हुए और गवाह होते हुए, वो फिर निष्पक्ष कार्रवाई मानी जाएगी होंगे, क्योंकि इनके जो सीबीआई और ईडी के जो हाथ है ना, इनके नेताओं के गिरेबान तक जाने वाले हैं। निष्पक्ष जांच होगी तो निष्पक्ष जांच करें। और महेश जोशी के गिरेबान तक जा रहे हैं। अरे महेश जोशी पे होगी भाई, थे तो वो ना, जलदाय मंत्री तो वो थे 11 महीने से, क्या पकौड़ी तो मतलब जलदाय मंत्री वो थे तो खुद भी कर रहे थे खेल, और फिर बीजेपी जो विपक्ष में थी उनको भी, उनके नेताओं को भी खेल करा रही थी। बाद में क्यों नहीं की? आज क्यों की? 13 तारीख के बाद में क्यों नहीं की? इसका मतलब राजनीतिक एजेंडा है। जी विकास जी, आइए अब जवाब दीजिए इस बात का। राजनीतिक एजेंडा है, और आशुतोष जी मैंने कहा था ना, यही जवाब होगा कांग्रेस के पास, यही तर्क होगा, वही तर्क आ गया सामने। बताइए विकास जी। ठगा जा रहा है।
आप ये देखिए, ये घोटालों को भी राजनीतिक एजेंडा मानते हैं, तो ये इससे बड़ी शर्म की बात कांग्रेस के लिए हो नहीं सकती कि 7 अगस्त 2023 को सबसे पहले इसमें एक मामला दर्ज होता है और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी शपथ लेते हैं दिसंबर में। यादव जी प्लीज एक बार बोलने दीजिए ना, जब आप जवाब दे रहे थे उन्होंने नहीं बोला बीच में, मैंने जब उनको कहा रुकने के लिए वो रुक गए थे। मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, आप भी उसी तरह से मान जाएंगे मेरी बात प्लीज जी। विकास सोमानी जी, रविंदर जी, जब इनको बोलना था, कांग्रेस की सरकार थी, जब घोटाले हो रहे थे जब तो ये बोले नहीं, और जब कार्रवाई हो रही है तो अब बोले जा रहे हैं। तो 18 मार्च 2023-24 को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सीबीआई को पत्र लिखा, राजस्थान सरकार ने इस जांच के लिए, और केंद्र सरकार ने भी 22 अप्रैल को एक पत्र लिखा कि सीबीआई द्वारा जांच की जावे। जल जीवन मिशन घोटाले को जो राजस्थान, आप देखें कि जल जीवन मिशन के कार्य के मामले में 12 नंबर में और सबसे बड़ी राशि प्राप्त करने में राजस्थान दूसरे नंबर पे। तो आप देखो कि जल जीवन मिशन में जिस तरह से उन्होंने घोटाला किया, और घोटाले के बाद भी फर्जी प्रमाण पत्र और श्याम ट्यूबवेल के जो है उनके मालिक विकास जी, ये जांच एजेंसी की तरह आपसे अभी तक कहां जांच आगे बढ़ी ये नहीं समझना चाह रहे हैं हम ये जानना चाह रहे हैं। विकास रविंदर जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये बार बार एक बात जब कांग्रेस के साथी कहते हैं कि जांच आगे कब बढ़ेगी, जांच के आगे कार्रवाई क्या करेगी, इसके आगे कार्रवाई भी करेगी, लगातार कार्रवाई चल रही है। और जिन अधिकारियों के बारे में डिपार्टमेंटली जो कार्रवाई के लिए कह रहे थे, जिनका प्रमोशन था, उनका भी मुकदमे में अगर नाम है तो 22 जो लोग जिनके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ है पूर्व मंत्री सहित, तो आरोपों के आधार पर दर्ज हुआ है, क्योंकि लगातार इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और लगातार विकास जी अब मेरा सवाल लीजिए प्लीज, अब मेरा सवाल लीजिए, मेरा सवाल सुनिए। सवाल यह है कि एसीबी की फाइल अप्रूवल के लिए कि वो कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज करे, ये अभी ही जाकर क्यों साइन हुई है, अभी जाकर इसको क्यों हरी झंडी मिली है? ये पेंडिंग पड़ी हुई थी पहले से। भाई बाहर की केंद्रीय एजेंसियां तो जांच कर रही है, एसीबी की तरफ से अब जाकर एफआईआर हो रही है। अगस्त 2023 में सर, अगस्त 2023 में पहले 2 दलालों की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त की सरकार के वक्त में, अब के बाद अब जाकर एसीबी गिरफ्तारी कर रही है, एफआईआर माफ कीजिएगा एफआईआर कर रही है। ये टाइमिंग क्या कहती है? पहले लगातार आप नहीं, टाइमिंग देखिए, मैं बताऊं आपको कि जो घोटालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई टाइमिंग नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ये कई मंच से भी कहा है और लगातार कई सभाओं के दौरान भी कहा है कि भ्रष्टाचारी को किसी हालत क्यों टाइमिंग क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती टाइमिंग वाले भी नहीं, मतलब ये बताइए फिर क्या, ये बताइए, मैं सब्जेक्ट चेंज करने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि जो पेपर लीक के माफिया हैं, पेपर लीक के मगरमच्छ हैं, क्या फिर उनको चुनावी साल में जो आचार संहिता लगेगी उससे 1 महीना पहले आप बताएंगे, गिरफ्तार करेंगे कि है मगरमच्छ, ताकि वो मामला पेंडिंग हो जाए? देखिए हमने पकड़ लिया आखिरी चुनाव के साल में। मेरा ये जो टाइमिंग क्यों नहीं होती? जल जीवन मिशन के नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के घोटाले में पद्मचंद जैन को, संजय बड़ाया को, इनको जो गिरफ्तार किया गया और जो 20 ठिकानों पर ईडी द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, उसकी कोई टाइमिंग नहीं थी। टाइमिंग इनकी क्या, इनकी जो टाइमिंग है, इनके क्ल्यू के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर और लगातार हो रहे घोटालों के संकलन के आधार पर। अनिल गोठवाल जी हमारे साथ डिबेट में मौजूद है, वो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को भली बात जानते हैं। और जहां ईडी ने कार्रवाई की, सीबीआई ने कार्रवाई की, और जब पद्मचंद जैन वो गिरफ्तार हुए और संजय बड़ाया गिरफ्तार हुए और बाकी जो अनिल गोठवाल जी के पास ही चलता हूं, चलिए आपने अनिल गोठवाल जी के पास चलता हूं। मैं आपको ये और कहना चाहूंगा कि लगातार गिरफ्तारियां होगी, कोई भी भ्रष्टाचार करने वाला बचेगा नहीं, क्योंकि लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने पूर्व में भी ये, जब कांग्रेस सरकार थी, जब भी ये लगातार आवाज उठाते रहे। किरोड़ीलाल मीणा जी की तो बात कितना मानते हैं आप? उन्होंने तो आरएएस पर्चे को लेकर भी कहा है, उन्होंने तो कहा एसआई पर्चा पेपर वो भी खत्म होना चाहिए, आरएएस को लेकर भी सवाल उठा दिया। अब आप अपनी सुविधा के हिसाब से किरोड़ीलाल मीणा जी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बयानों का। गोठवाल साहब मुझे बताइए, पहली बात ये, अब एसीबी के पास यह स्वतंत्रता होगी कि पूर्व मंत्री को वो सवाल जवाब करने के लिए बुला सके? और दूसरी बात ये, ना कांग्रेस के पक्ष के हिसाब से, ना बीजेपी के पक्ष के, ना किसी और सरकार के पक्ष के हिसाब से, ये एसीबी की जांच जो चलती है, बढ़ती है आगे, वो किस तरह चलती है? सर, एसीबी ने 2023 अगस्त में मामला संज्ञान में लाए थे जब गिरफ्तारी की थी इस मामले में, और अब जाकर एफआईआर दर्ज हो रही है। हाँ देखिए, ये तीनों मामले एक चीज से रिलेटेड है, को रिलेटेड है। सीबीआई की या ईडी की एंट्री होती है कि जहाँ पर भी इस तरह के भ्रष्टाचार से एकत्रित रुपया या जो देश से बाहर भेजा जा रहा है या मिसयूज हो रहा है, वहाँ ईडी की एंट्री हो जाती है रुपये पैसे को लेके। दूसरा सीबीआई का, चूँकि इसके अंदर जेजेएम में केंद्र सरकार का
अनुदान राज्य सरकार को प्राप्त होता है तो केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप होना लाजमी है, केंद्र तो तब सीबीआई आती है। अब रहा सवाल स्टेट का, तो स्टेट के अंदर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो काम करता है। अगस्त के अंदर आई थी, इसके संबंध में राज्य सरकार को जब एसीबी ने जांच करने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। ये एक आजकल ये शर्त है कि जो भी सरकारी अधिकारी है, सीनियर अधिकारी है, उनके जांच या उनके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध करने के लिए आप पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेंगे। तो ये मंजूरी के अंदर गया हुआ था और जो ही मंजूरी मिली है और उन्होंने एसीबी ने केस दर्ज कर मतलब लिया। आपका कहने का यह है भाई, मतलब आपका कहने का है 2023 में गिरफ्तारी हुई, एसीबी ने मंजूरी के लिए कहा होगा कि हमें कार्रवाई के लिए आज इजाजत दीजिए, और आप ये कह रहे हैं कि अब आज जब एफआईआर हुई है यानी कि 2023 को अगस्त के बाद, अगस्त के आसपास मंजूरी के लिए भेजा गया होगा, और अब आज जाकर ये 2024 नवंबर में, एक साल के बाद, ये एक साल के 12 महीने के 14 महीने के बाद मंजूरी मिली है, ये कह रहे हैं आप? इतना वक्त लग जाता है मंजूरी मिलने में? हाँ, कई दफे जब मान लो सरकार के अंदर किसी भी कारण को लेके क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह वापस से कुछ कि भाई आपको किस चीज के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है या क्या है, किस प्रकार का है, ठीक तो बात कभी ठीक बात है, बिल्कुल एक प्रोसेस है ये, एक इसमें हो सकता है वक्त लगता है। और ये बताइए गोठवाल साहब, क्या अब महेश जोशी से पूछताछ एसीबी कर सकती है इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद? हाँ, उस समय तत्कालीन समय में वो लोक सेवक की हैसियत से काम कर रहे थे और एक जो संविधान में प्रदत्त मंत्री पद है उसके तहत काम कर रहे थे। अब वो एक लेमैन की तरह है, बिल्कुल उनसे पूछताछ हो सकती है, इसमें कोई बार नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। उनके साथ हैं अधिकारी, ठेकेदार या जो भी हैं, उनसे वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर पूछताछ कर सके। एक ये जरूर इनको, मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा अनिल गोठवाल साहब, क्या एसीबी के पास कैसे सबूत इस मामले के परिप्रेक्ष्य में, इसके कॉन्टेक्स्ट में, वो कौन से सबूत और गवाह एसीबी के पास अगर होते हैं, उन्होंने तैयारी कर रखी होगी जिस सूरत में वो गिरफ्तारी भी कर सके? रविंदर जी, गोठवाल साहब से एक छोटा सा सवाल मेरा भी। रविंदर जी, हाँ, एक मिनट यादव जी, एक मिनट पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें, फिर आपका भी सवाल। हाँ गोठवाल जी बोलिए। हाँ बिल्कुल रविंदर जी, जब तक एफआईआर से पहले हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एसीबी करती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब प्रारंभिक जांच करती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स को एकत्रित करती है। जैसे जिस भी पार्ट की निविदाएं जारी की गई होगी तो उसमें क्या क्या शर्तें थी, कहाँ निविदा है, कितना रुपया लगना है, उसकी क्या शर्तें हैं, कब तक वो कंप्लीट कर देंगे, और इसके अंदर जो जो अधिकारी वो है वो क्या सही प्रकार से जारी की गई है, उसमें कितना पैसा अनुमानित, कितने समय। सर मैं बस सीधा ये जानना चाह रहा हूं, अब एसीबी की इस एफआईआर के बाद हम माने कि कुछ गिरफ्तारियां होंगी और? हाँ नहीं, ये गिरफ्तारी तो अब एफआईआर दर्ज करिए, इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन करके न्याय देगी और सच का सच करेगी और वो सीएल यादव साहब, क्या सवाल आपका? इसीलिए एफआईआर दर्ज किया। साहब से सवाल है कि सीबीआई और एसीबी का स्कोप ऑफ वर्क क्या है, एसओपी क्या है? दूसरा, क्या राज्य सरकार को केंद्र सरकार के ऊपर विश्वास नहीं रहा जो एसीबी को एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी? दो सवाल जवाब है, मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, न्यूज 18 के दर्शकों को इसका जवाब चाहिए कि इसको वो वर्क क्या है सीबीआई और एसीबी। अरे जब निर्दोष है तो कोई भी एजेंसी आ जाए, आप ही तो कहते हैं कोई भी जांच कर ले कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर भी ये टेक्निकल चीज पूछ रहे हैं, जवाब ले लेते हैं गोठवाल साहब से, विकास जी इसका जवाब देंगे। हाँ रविंदर जी, मैं बिल्कुल, ये सिंपल है, केंद्रीय एजेंसी जो सीबीआई है या ईडी है या अन्य जो भी एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है, नंबर एक। नंबर दो, सीबीआई को किसी भी प्रकार के जिम्मेदारी के लिए हाई कोर्ट भी परमिट कर सकता है, उसको आदेश दे सकता है कि ये स्टेट का है, क्योंकि तो विश्वास नहीं रहा। ठीक है, ये जवाब मेरे को लगता है विकास सोमानी जी देंगे अच्छे से। क्यों विकास जी? हाँ विकास जी, ये केंद्र की एजेंसी पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि इनकी डबल इंजन की सरकार है। सोमानी जी तो देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जो काम है, जिस तरह से करोड़ों रुपए का जो
कि लगभग 136 करोड़ रुपए का लेन देन पद्मचंद जैन की फर्म में जो श्याम ट्यूबवेल है उसमें नजर आया। तो करोड़ों रुपए का जो लेन देन हुआ उसके लिए ईडी अपना कार्रवाई कर रही है और सीबीआई को जो है केंद्र की जो एजेंसी है और जिस तरह से वो अपनी कार्रवाई को जहां भी जिसे क्लू मिले और जहां भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो बजट है उसमें राज्य सरकार ने पत्र लिखा, केंद्र सरकार ने पत्र लिखा, उसमें जिस तरह से कार्रवाई नहीं हुई। एसीडी एसीबी का मामला, एसीडी एसीबी में पूर्व में भी एडिशनल एसपी द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ है। ये अलग बात है कि पूर्व मंत्री और लगभग 18 से 20 जो अधिकारी इस बार इसमें नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। बार बार कांग्रेस के साथ ही सवाल उठाते थे कि साहब जो अधिकारी लगे हुए हैं उनका प्रमोशन, उनका डिपार्टमेंटली प्रक्रिया चल रही है और माननीय जलदाय मंत्री जी कन्हैयालाल चौधरी जी द्वारा जवाब भी दिया गया कि जब प्रशासन में जब JN की भर्ती करना बाकी है, स्टाफ अभी है नहीं, तो उनको कार्य तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन वो सवाल जो बार बार कांग्रेस के साथ उठा रहे थे कि इनकी डिपार्टमेंटली प्रक्रिया, कई बार न्यूज 18 के माध्यम से भी आपके द्वारा भी सवाल किया गया कि प्रमोशन, तो उनके भी नाम इस मुकदमे में नामजद है। क्योंकि नामजद मुकदमे जब एसीडी एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है तो उसमें कहीं ना कहीं इनके साक्ष्य, क्योंकि ये प्रक्रिया तो लगातार अनवरत रूप से इन्वेस्टिगेशन की चल रही है। और जब पूर्व मंत्री का मामला जब महेश जोशी जी का आया तो उसमें देखने के बाद है और देखने के बाद जो जहां लिप्तता पाई गई, क्योंकि ये 2100 करोड़ के लगभग का घोटाला है जो कांग्रेस राज में हुआ है और जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में शुरुआत की और 2024 तक इसको पूरी करना था। तो इतना बजट आने के बाद राजस्थान में हर घर नल नहीं पहुंच पाया, क्योंकि 11.5 लाख घरों के जब यहां पर नल कनेक्शन थे और वो 92 लाख का टारगेट लेके चल रहे थे राजस्थान में। अच्छा CL यादव साहब, एक सवाल मैं पूछूंगा। कांग्रेस लगातार ये कहती थी कि केंद्र सरकार के तरफ से राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त केंद्र सरकार राज्य सरकार के हिस्से का पैसा नहीं देती थी। अब फिर ऐसा कैसे हो गया कि 2024 तक, ये 2023 तक, अप्रैल मई तक जल जीवन मिशन के कामकाज में सबसे दूसरे नंबर पर पैसा खर्च करने के मामले में राजस्थान था? भाई 58% केंद्र का पैसा और बाकी राज्य सरकार का, तो इसमें मतलब थोड़ा सा, हाँ बोलिए। रविंदर जी, राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है 5 साल में, 2018 से 2023 तक। और हाथ कंगन को आरसी क्या, सोमानी साहब की डबल इंजन की सरकार है। जल जीवन मिशन के मोदी सरकार से, जल संसाधन मंत्रालय से आप आंकड़े निकलवा लो, सबसे ज्यादा पैसा गुजरात में गया है। और दूसरी बात, राजस्थान में जितना सैंक्शन हुआ है उसका 25 से 30% डिस्बर्स हुआ है। ये आंकड़े मैं नहीं कह रहा। रविंदर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने बांसवाड़ा की सभा के दौरान कहा था कि 2100 करोड़ में से 250 करोड़ के लगभग इन्होंने खर्च किया, बाकी सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। झूठ और जुमलों का हिसाब लेगी साथ। अरे झूठ जुमले नहीं, आपका जो है आप चाह रहे सौतेला व्यवहार, अरे आपने तो जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर दिया है कि उनके जो करोड़ों का बजट जो हर घर नल के लिए आया था उसका पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। क्वालिटी में देखें, आप पाइप को देखें, आप फर्जी प्रमाण पत्र को देखें, आप जो अधिकारी पूरी तरह से इसमें लिप्त है और जो अधिकारी इस तरह का भ्रष्टाचार लिप्त नहीं होते तो उनको कांग्रेस सरकार में धमकाया जाता है। आशुतोष जी, मैं एक क्लोजिंग रिमार्क के लिए आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई सत्ता में, लगातार बीजेपी सरकार ने चुनाव के दौरान यही बात कही कि हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, बड़ी मछलियों बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। क्या हम ये समझें कि इस पूरे केस में महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, शिकंजा एसीबी के एफआईआर के बाद और ज्यादा कस गया है? और चूंकि जब बार बार बात टाइमिंग को लेकर हो रही है, बार बार बात यह हो रही है कि आखिर कब गिरफ्तारी होगी, कब बड़ी कार्रवाई होगी, वो ये भी हम समझते हैं कि एजेंसी चाहे कोई भी हो वो तमाम सबूत और गवाहों को यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोर्ट में वो स्टैंड कर पाए। अगर गिरफ्तारी होती है, उनको सजा दिलानी है तो वो स्टैंड कर पाए, क्योंकि अगर जल्दी में आप ऐसा करेंगे तो फिर हो सकता है कि उनको जमानत मिल जाए, वो रिहा हो जाए। तो सवाल यही है सर कि क्या शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए मैं रविंद्र जी, मुझे लगता है कि इस मामले में एसीबी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जैसा कि विभाग, अधिकारी और ठेकेदार तीनों के ऊपर एसीबी ने अपना शिकंजा कसने की कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद महेश जोशी की गिरफ्तारी में भाजपा या जांच एजेंसियां जल्दबाजी नहीं करेंगी, क्योंकि चुनाव में उसका बहुत ज्यादा सीधा फायदा महेश जोशी की गिरफ्तारी से नहीं मिलना है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल अभी भी निरुत्तर रहता है कि सरकार ने 5 ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, डीओपी ने क्यों परमिशन, पीएचडी ने
परमिशन नहीं दी है जांच की, जो बड़े अधिकारी उस समय के इन विभागों में नियुक्त थे। तो क्या सरकार और जांच एजेंसियां या डीओपी या पीएचडी ऐसे अधिकारियों को बचाने की अभी भी एक कोशिश कर रही है? क्या वाकई तमाम गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे होंगे और बेनकाब होंगे? ये देखने वाली बात है। रविंद्र जी, बस गोठवाल साहब एक आखिरी में कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा। अब एसीबी के पास ये बड़ी जिम्मेदारी है, सीबीआई और ईडी की जांच जो हुई है, इनपुट शेयर कर सकते हैं आपस में तीनों एजेंसीज? बिल्कुल, इनपुट शेयर करने के लिए ही एफआईआर हुई है राजस्थान की तरफ से, एसीबी की तरफ से, क्योंकि अब वो लीगल तौर से उनके डॉक्यूमेंट्स को ले सकती है, मांग सकती है और इसमें एविडेंस के लिए जोड़ सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा। जल जीवन मिशन का ये जंजाल कब तक सुलझेगा या और कितना उलझेगा, ये वक्त ही बता पाएगा। और सरकार की यही जिम्मेदारी होती है कि जो भी भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, पहले तो होने नहीं देना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको उजागर करके दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े। बहुत बहुत धन्यवाद चारों मेहमानों का एक बार फिर से करना चाहूंगा। 5 का प्रहार में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।